अब देखेंगे हम तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब इसमें क्या रहेंगी, बहुत सारी तरंगे। ठीक है, ये कोई माध्यम है, मान लो वायु। ठीक है, इसमें बहुत सारी तरंगे आके किसी बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से तब क्या होगा, इस पर विस्थापन कितना होगा, इस पॉइंट पर विस्थापन कितना होगा। देखो ये ऊपर की ओर जा रही है, इसमें नीचे की ओर जा रही है, इसमें भी नीचे की ओर जा रही है। तो जो परिणामी तरंग है, ठीक है ना, जो परिणामी तरंग है इस पॉइंट पर, वो कितना ऊपर जाएगी, कितना नीचे की ओर जाएगी, या श्रृंग या गर्त का निर्माण कितना होगा, ये बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना, मान लो इसमें ये y1 तरंग है, y1 विस्थापन हुआ, इसमें y2 विस्थापन हुआ नीचे की ओर, इसमें y3 विस्थापन हुआ। ठीक है ना, तो परिणामी विस्थापन y बराबर होगा y1, ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे की ओर जा रहा है तो नेगेटिव चिन्ह सहित, और इस बीच में भी नीचे की ओर जा रहा है इस पॉइंट पर तो -y3। ठीक है, तो परिणामी विस्थापन कितना हुआ, उन सभी विस्थापनों के सदिश योग के बराबर। सदिश क्यों जोड़ा हमने यहाँ, तो हम दिशा का भी ले रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे क्या ले रहे हैं जी, नेगेटिव। दिशा का भी हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। आसान है। ठीक है, या फिर किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन का मान प्रत्येक तरंग के द्वारा उत्पन्न विस्थापन का सदिश योग होता है। ये वाला इजी है, एक याद है तो समझ में आ जाएगा। माना कि n तरंगे एक साथ पहुंच रही है जिनका विस्थापन y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn है। ठीक है, yn है, तब परिणामी विस्थापन वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर से प्रदर्शित कर दे रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि सदिश है, दिशा भी है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन yn। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि सभी की दिशाएं समान हो, सभी क्या है, इस प्रकार से इस पॉइंट पर ऊपर की ओर जाती हुई मिल रही है, यहाँ पर भी एक तरंग आ रही है, वो भी ऊपर की ओर इस प्रकार से आ रही है ये तरंगे, और इस पॉइंट पर सभी जो है आकर ऊपर की ओर जा रही है, तो सभी का क्या होगा जी, पॉजिटिव ही होगा। तो वेक्टर हटा दो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, नीचे आता है तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये था तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखते हैं व्यतिकरण। ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति, आयाम समझते हैं, ये कितना ऊपर गया, ठीक है ना, तो ये जो दूरी है, श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। ठीक है ना, तो हमको क्या चाहिए, लगभग समान आयाम, तो हमने दो तरंगे ली हैं। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, दोनों के आयाम लगभग समान है, ये इतना दूर है, ये थोड़ा सा और ऊपर है, लगभग बराबर होना चाहिए। आवृत्ति मतलब ये मान लो 1 सेकंड में 5 चक्कर पूरा कर रही है। ठीक है, तो दूसरा भी कितना करना चाहिए, 1 सेकंड में 5 चक्कर पूर्ण करना चाहिए, यही तो होता है क्या, आवृत्ति। ठीक है, 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है ना, तो देखो दोनों की आवृत्ति भी लगभग समान है। तो जब दो तरंगे जो लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की है और उनमें अध्यारोपण होता है, तो फल स्वरूप क्या होता है, उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। क्यों, यहाँ तो आयाम अलग अलग है, तीव्रता में क्यों परिवर्तन हो गया, तो हम सभी जानते हैं कि तीव्रता जो है, तीव्रता इंटेंसिटी को I से प्रदर्शित करते हैं, आयाम को A से प्रदर्शित करते हैं, के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, वर्ग के ना। ठीक है, तो आयाम में यदि परिवर्तन हुआ तो तीव्रता में भी परिवर्तन होगा।
ठीक है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। पुनः देखते हैं परिभाषा। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, देखो एक ही दिशा में गमन कर रही है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यह लिखा भी हुआ है, प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखते हैं व्यतिकरण के प्रकार। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, बहुत ही आसान है ये भी। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं, समान कला मतलब जहां पहले तरंग का श्रृंग है दूसरे तरंग का भी श्रृंग है, और पहले तरंग का गर्त है वहां दूसरे तरंग का भी गर्त है, एक साथ पड़ते हैं। ऊपर जा रहा है तो दोनों तरंगे ऊपर जाएंगी, नीचे आ रहे हैं तो दोनों तरंगे साथ में नीचे आएंगी, तब उसे क्या कहेंगे जी? संपोषी व्यतिकरण। ठीक है। उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती है, अतः प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है। जब समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगे जिनके श्रृंग एक साथ और गर्त एक साथ मिलते हों, ठीक है, या समान कला में हो, तो वो क्या करती है? प्रकाश के परिणामी तीव्रता को बढ़ा देती है। देखो दोनों तरंगों का परिणामी ये मिल रहा है हमको, तो ये क्या करी? तीव्रता को बढ़ा दी। ठीक है। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी उल्टा होगा, विनाश कर देगा। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात एक तरंग के श्रृंग पर दूसरी तरंग का गर्त या दूसरी तरंग के गर्त पर पहली तरंग का श्रृंग, ठीक है, उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती है, अतः उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं। तो देखो एक का श्रृंग है तो दूसरे का गर्त है, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। ठीक है। और प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम या तो शून्य हो जाएगी। ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखते हैं व्यतिकरण के लिए व्यंजक गणितीय व्याख्या करते हैं। ये विनाशी व्यतिकरण का डायग्राम है, गणितीय व्याख्या में दे दिया है। तो मान लो लगभग दो समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन कर रही हैं। ठीक है। उनके आयाम a1 और a2 है। तब दोनों तरंगों के लिए गणितीय समीकरण निम्न प्रकार से होगा। y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस वाई। देखिए साइन थीटा का जब हम वक्र बनाते हैं साइन थीटा का, तो कुछ इस प्रकार से मिलता है। इसलिए देखो तरंग के समीकरण में भी साइन का उपयोग हुआ है। ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है फाई दोनों तरंगों के मध्य क्या है? कलांतर है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, पता है हमको। ठीक है। और ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। ठीक है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, तो न्यू का मान कितना आ जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है। यदि दोनों तरंगों के माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचते हैं तो उनके अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है, दोनों तरंगों में अध्यारोपण हो रहा है, तो परिणामी आयाम y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा, या परिणामी विस्थापन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y बराबर आ गया a1 साइन ओमेगा टी, y1 का मान रख दिए, y2 का मान a2 साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं क्या सूत्र? साइन a प्लस बी का, यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, साइन a प्लस बी। ठीक है। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। तो उसी का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन a मतलब साइन ओमेगा टी प्लस कॉस बी मतलब कॉस फाई
ए का काम ओमेगा टी और बी का काम फाई करेगा, ठीक है, प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है। तो y बराबर आ गया, साइन वाले को एक साथ रख लो, साइन ओमेगा टी वाले को, तो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म, तो हमारे पास साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन आ जाएगा और बचेगा a1 इसमें, और इसमें क्या बचेगा a2 कॉस फाई, ठीक है, प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इसको साथ में रख लिए। अब y बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाई को मैंने ले लिया क्या, r कॉस थीटा, a1 प्लस a2 कॉस फाई को r कॉस थीटा ले लिया मैंने, और यहाँ a2 साइन फाई को, फाई वाले टर्म को हटा दो, तो a2 साइन फाई को मैंने ले लिया r साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास सूत्र क्या बन गया, y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब ये सूत्र बन गया y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का, ये देखो r कॉमन आ जाएगा क्या, दोनों में r कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा जी, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ऐसा ही बच रहा है क्या, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। तो y बराबर साइन ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो ये समीकरण 6 हो गया। समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पर r क्या है जी, r परिणामी आयाम है, आयाम का मान ही तो हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ देने पर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, देखो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं कितना होता है 1। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हम सूत्र जानते हैं 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए a1 स्क्वायर एज इट इज़ रहा, 2a1 a2 कॉस फाई एज इट इज़ रहा, प्लस a2 स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर 5 पुनः 1 हो जाएगा। तो ये मिल गया हमको r का फॉर्मूला, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर। आसान है कैलकुलेशन, ठीक है, या r का मान इधर आके वर्गमूल में बदल गया, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तीव्रता हो गया I, इंटेंसिटी का I, आयाम को r से प्रदर्शित करे हैं तो उसका स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती हटाए तो एक नियतांक k लग गया, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू के, आर स्क्वायर का हम मान रख देंगे यहाँ से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। अब I बराबर कितना आ गया, k इंटू a1 स्क्वायर मतलब I1, पहली तरंग के लिए कारण तीव्रता और दूसरी तरंग के कारण तीव्रता I2 से प्रदर्शित कर दिए। ये क्या है जी, आयाम है ना, आयाम का वर्ग मतलब तीव्रता आ जाएगा, आयाम का वर्ग मतलब तीव्रता आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको सूत्र मिल गया तीव्रता का, I1 प्लस I2 प्लस 2k a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। किसी बिंदु पर परिणामी आयाम और तीव्रता अध्यारोपित होने वाले प्रकाश के तरंगों के कलांतर पर निर्भर करती है, ठीक है। अब देखते हैं संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। तो तीव्रता अधिक होती है क्या संपोषी व्यतिकरण में, तो तीव्रता का मान हमको अधिकतम चाहिए, आयाम का मान भी अधिकतम, अधिकतम विस्थापन होता है, ठीक है। तीव्रता बढ़ जा रही है तो कॉस फाई का मान क्या होना चाहिए, एक अधिकतम मान अपने होना चाहिए,
तो कॉस फाई का अधिकतम मान, कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है जी, 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। ठीक है, तो अधिकतम मान लेके चलते हैं 1 संपोषी के लिए। तो फाई का मान, थीटा का मान या फाई का मान कितना होना चाहिए, 2πn। ठीक है, जहाँ n का मान 0 1 2 3 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, कॉस 2π का मान भी 1 होता है, कॉस 4π का मान भी 1 होता है, तो इसलिए इसको क्या लिख दिए, कॉस 2πn। क्या लिख दिए, कॉस 2πn। ठीक है, तो अब देखते हैं कलांतर बराबर सूत्र होता है 2π/λ इंटू पथांतर। ठीक है, तो कलांतर फाई 2π/λ, पथांतर कितना हो गया डेल, पथांतर का मान निकाल लीजिए, तो डेल बराबर λ/2π इंटू फाई। अब फाई का मान तो हम जानते हैं कितना है, 2πn रख दो, तो 2π से 2π कैंसल, n लैम्डा आ गया। ठीक है, तो डेल बराबर कितना आ गया जी, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दीजिए। ठीक है, तो ये सम संख्या बन जाएगा क्या, किसी को 2 से गुणा करें तो सम संख्या बन जाता है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 सम संख्या बन गया, 7 को करो 2 से गुणा तो 7 दूनी 14 सम संख्या, तो 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, सम संख्या। ठीक है, तो 2n को हम कहेंगे समगुणक, क्या कहेंगे, समगुणक। तो पथांतर या तो 0 या तो λ/2 का, λ/2 का क्या होना चाहिए जी, समगुणक होना चाहिए, तब हमको समपोषी व्यतिकरण मिलेगा। व्यतिकरण करने वाली दोनों तरंगों के मध्य कलांतर 0 या पाई का समगुणक होना चाहिए। तो देखो कलांतर की बात कर रहे हैं ना, तो कलांतर या तो 0 होना चाहिए या पाई का समगुणक होना चाहिए, 2n मतलब समगुणक। ठीक है, अथवा पथांतर 0 या λ/2 का समगुणक होना चाहिए, तब समपोषी व्यतिकरण मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसको। अब आते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण में r व आयाम भी कम होगा और तीव्रता भी कम हो जाएगी, तो cos फाई का मान 1 होना चाहिए। तो cos फाई की कौन कौन से मान में -1 आता है, तो पाई में, 3π में, 5π में, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर 2n-1 इंटू पाई। इसको कहा जाता है विषम संख्या। यहाँ रख के देखो 1, तो 1 2 इंटू 1 मतलब 2 -1 1 आ गया, विषम संख्या है ना। 2 रख के देखो, 2 दूनी 4 ऋण 1 2 आ गया क्या, ठीक है, सॉरी 3 आएगा ना, 3। अब 4 रख के देखो, 4 दूनी 8 8 ऋण 1 7 विषम संख्या आया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विषम गुणक। 2n-1 को क्या बोलते हैं जी, विषम गुणक। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 5 2n-1 होना चाहिए, तो 5 बराबर पाई 3π 5π, पाई का विषम गुणक। पथांतर बराबर सूत्र जानते हैं, λ/2π इंटू कलांतर, तो λ/2π और कलांतर कितना है 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, या फिर पाई से पाई कैंसल करो, कितना आ गया, λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर पाई का विषम गुणक या पथांतर λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं परिणामी तीव्रता कितनी होगी समपोषी और विनाशी व्यतिकरण में। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान 1 होना चाहिए। परिणामी आयाम r का सूत्र जानते हैं हम, √(a1)² a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। cos फाई की जगह हम क्या रख देंगे जी, 1। अधिकतम मान, तो ये सूत्र बन गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो r बराबर a1 प्लस a2। तो परिणामी आयाम कितना होता है, दोनों आयाम के योग के तुल्य होता है, पहले तरंग का आयाम और दूसरे तरंग के आयाम को जोड़ दो। तीव्रता निकालते हैं, तो तीव्रता के लिए सूत्र है हमारे पास i1 प्लस i2 इंटू 2 ka1 a2 cos फाई। cos फाई की जगह 1, तो हमारे पास आ गया a1 a2। ठीक है ना।
अब हम जानते हैं तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा जी, वर्गमूल। तो a के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल i। तो इसलिए मैंने यहाँ a की जगह a1 की जगह लिखा है वर्गमूल i1 और a2 की जगह लिखा है वर्गमूल i2। ठीक है, तो i बराबर कितना आ गया, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ओवर i1 प्लस i2। ठीक है, कैलकुलेशन इजी है। तो परिणामी तीव्रता कितना हो गया, दोनों तरंगों की तीव्रता में देखो ये इतना और जुड़ गया, तो दोनों की तीव्रता के योगफल से भी अधिक हो गया, योगफल से अधिक है ना, ये टर्म और जुड़ गया। ठीक, एक कंडीशन और देखते हैं, जब दोनों तरंगों के आयाम समान हो, a1 इज इक्वल टू a2 बराबर a हो, तब अधिकतम आयाम मिलेगा। लगभग समान ले रहे थे, अब तो समान ही हो गया भाई, तो अधिकतम आयाम मिलेगा। a1 प्लस a2 बराबर 2a मिल गया। ठीक है, अधिकतम तीव्रता i1 प्लस i2 प्लस 2 के a स्क्वायर हो जाएगा। क्या a1 इंटू a2 होता था, दोनों a मिल के a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर मतलब i। ठीक है, तो कितना हो गया, 4i। समान आयाम एवं आवृत्ति के दो तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता किसी एक तरंग की तीव्रता की 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए देखते हैं, cos फाई इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो r का मान कितना आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ये तो फॉर्मूला बन गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का। तो या आयाम कितना आ गया, r बराबर a1 माइनस a2। 8 से देखिए i बराबर i1 प्लस i2 माइनस 2 के तीव्रता का मान ना, 2 के a1 a2 cos फाई रहता था, cos फाई की जगह -1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट ओवर के a1 रूट ओवर के a2। तो ये सूत्र होता है, अभी मैंने बताया था, वर्गमूल में बदल जाता है। ठीक है, तो आयाम की जगह रूट ओवर i2। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों के योगफल में कुछ घटा दिए हैं, तो तीव्रता क्या हो गई भाई, कम हो गई। दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो गए, a1 बराबर a2, तब क्या आएगा, तो r बराबर भी 0 आएगा और i बराबर भी 0 आएगा। परिणामी तीव्रता और आयाम दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इजी है इसका कैलकुलेशन। ठीक है ना।